गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमने डिस्कस किया था कि लैंड को हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। आज उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे, उसकी कंजर्वेशन की बात करेंगे, रीजंस की बात करेंगे क्यों लैंड डिग्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो है सॉइल एज ए रिसोर्स, जो सॉइल किसे कहते हैं, वो एज ए रिसोर्स हमारे लिए किस तरह से है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे, सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल फॉर्म कैसे होता है ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने कल आपको कहा था कि जो जिन बच्चों ने अपनी नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, सभी लोग अपने उसकी इमेजेस को निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। पर डेट वाइज जो अपने नोट्स बनाना शुरू किया था, केवल एक बच्ची ने जो है, राज दुर्गा शक्ति ने जो है ऐसा किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो दिस इज द वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू कि बाय टुडे इवनिंग आई वांट ऑल ऑफ योर इमेजेस ऑफ द योर नोटबुक शुड बी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज आई विल स्टार्ट कॉलिंग योर पेरेंट्स। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अनफिट, इट बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टीवेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड को हम कल्टीवेट करते हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, चाहे वो फूडर प्लांट हो एनिमल्स के लिए या हम अपने लिए सीरियल्स या डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसी जमीनें भी हैं जिसको हम अगर यूटिलाइज करें कल्टीवेशन के लिए, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि वो डिग्रेड कर, उसमें फर्टिलिटी नहीं, उसमें कई सारे रीजंस हैं। उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी हैं जो डिग्रेडेड है, जिसपे हम कुछ नहीं करते, जिसको हम खेती के फॉर्म में कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। अब उसको हम क्यों नहीं कर पाते हैं, उसको इस पाई चार्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब देखिए, ये पाई चार्ट जो है ये आपको शो करता था लैंड डिग्रेडेशन एरिया, लैंड डिग्रेडेड एरिया ऑफ इंडिया की लैंड डिग्रेडेड जो एरिया, उसको यहाँ पे इस पाई चार्ट के द्वारा जो समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए कि जितनी हमारी जो 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड डिग्रेड है, उसमें से 56% क्यों? वाटर इरोडेड एरिया। वाटर इरोडेड एरिया का मतलब हो गया कि ऐसी जमीन है जो वाटर के थ्रू इरोड कर दी गई है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो नदियों के किनारे या गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जमीनें होती हैं, जब बारिश का पानी होता है तो बहुत सारा पानी जो है नाले के फॉर्म में निकलता है और कई जगह उसको जमीनों को तोड़ते हुए गड्ढा करते हुए निकल जाता है, ठीक ना। तो इसलिए वो जमीन जो है अब खेती लायक नहीं रह जाती। तो बहुत बड़ा इलाका जो है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश नदियों का देश है, सारी बढ़िया ड्रेनेज होती है नदियों में, खाली नॉर्थन इंडिया की या कहीं की भी नदियों की बात करें तो अपने साथ जो सॉइल इरोशन आगे पढ़ेंगे हम, तो वाटर जो है वाटर इरोड करता है, यानी कि वाटर सॉइल को इरोड करता है। तो जब पानी रफ्तार में निकलती है तो ऊपर के लेयर को, सॉइल को जो है लेके चला जाता है। तो जो सॉइल होता है इट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। जो सॉइल होता है वो अपर लेयर होता है जिसपे हम खेती, जो फर्टाइल, जिसपे हम कल्टीवेशन करते हैं। तो चूंकि बहुत सारा जो लगभग 56% जो इलाका है 130 मिलियन हेक्टेयर में, उसमें 56% केवल वाटर इरोडेड एरिया है, जिसकी वजह से हम उस पर कल्टीवेशन नहीं कर पाते। इसके अलावा 28% जो है फॉरेस्ट इरोडेड। फॉरेस्ट इरोडेड का मतलब हो गया कि जहां पे फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट इरोडेड का मतलब कि जहां पे फॉरेस्ट था, जिसको हमने काट दिया या उसको हमने यूज किया, इसमें हम कह सकते हैं जिसको हम खेती के फॉर्म में नहीं ला सकते, यानी कि छोटे छोटे झाड़ झंकाट जमे हुए हैं जिसकी वजह से हम उसको खेती में कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। तो 28% ऐसे इलाका है। इसके अलावा 6% जो इलाका है आपका वो है साइलाइन। साइलाइन का मतलब हो गया कि जैसे आपने देखा होगा गांव के आसपास जो है किनारे किनारे गड्ढा होता है, गड्ढे होते हैं जिसमें आप बारिश में पानी लग जाए, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी क्या होती है, अब 5-6 महीने पानी उसमें इकट्ठा रहता है, फिर वो जब निकलता है तो धीरे धीरे लंबे समय तक उसमें ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो मिट्टी जो होती है साइलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो लगभग 6% ऐसे इलाके होते हैं जहां वाटर लॉगिंग की वजह से, पानी लगातार जमा होने की वजह से उसको हम खेती के फॉर्म में कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा 10% ऐसे इलाके भी हैं, ऐसे एरियाज हैं
जो कि आपका जो है विंड इरोडेड है, यानी कि वहां तेज हवाएं चलती है। जैसे आप राजस्थान में चले जाओ, गुजरात के कोस्टल एरिया चले जाओ, तो वहां पे लगभग 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रेगुलर हवाएं चलती रहती है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहां पे हवा के द्वारा इरोडेड हो गया, यानी को हम लोग सॉइल इरोशन पढ़ेंगे, या फिर 9th में पढ़ा हुआ है, नीचे क्लास में पढ़ा हुआ है कि सॉइल इरोशन में क्या होता है कि सॉइल के जब हवाएं बहती हैं तो अपर लेयर को बहा ले जाती है, यानी उड़ा ले जाती है। तो जो अपर लेयर होता है सॉइल का वही फर्टाइल होता है, तो चूंकि वो उसको उड़ा ले जाती है इसलिए वो इरोडेड हो जाते हैं, यानी कि वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 10% ऐसे इलाके हैं जहां तेज हवाओं की वजह से हम उसको वहां की फर्टिलिटी उस लैंड की खत्म हो जाती है और उसको हम कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है आपका 100% कह सकते हैं कि लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर जो है आपकी जो है जमीन है वो है आपके डिग्रेडेड है, लैंड डिग्रेड है, यानी उसको हम अपने यूज नहीं, कल्टीवेशन के फॉर्म में यूज नहीं कर पाते। क्लियर? अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि लैंड कंजर्वेशन, इसलिए हमें लैंड को कंजर्व करना होगा, उसको बचाना होगा। अब बचाएंगे कैसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसमें कई सारी चीजें हैं, जब लैंड कंजर्वेशन की हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी कंजर्व द लैंड, तो उसमें हो सकता है कि जो है राइट जो हमारा मेथड है, हम इसे रीजन जब पढ़ेंगे सॉइल इरोशन का, रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन का, तो इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें कंजर्वेशन की, बात करें कि व्हाट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में जब मैंने कहा कि हम हाउ कैन वी कंजर्व द लैंड, ठीक है ना, लैंड को जो डिग्रेड हो रहा है वो डिग्रेड ना हो पाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि द अर्थ हैज एनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीबॉडी बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीवन, यानी कि इस अर्थ के पास जो हमारी पृथ्वी है उसके पास इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि इस दुनिया में रहने वाले सारे जीव जंतु, चाहे कोई भी एनिमल्स, प्लांट एनिमल, किसी को भी उसको वो प्रोवाइड, उसकी जो जिंदगी को चला सकता है, उसके लिए वो फूड आइटम्स प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन किसी एक आदमी की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता। नीड पूरी की जा सकती है, ग्रीड पूरी नहीं की जा सकती है। ये महात्मा गांधी ने अपने बुक्स में लिखा था, यानी कि उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो इस अर्थ हैज एनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीबॉडी बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीवन, किसी एक की भी ग्रीड को पूरा करने की क्षमता इस पृथ्वी के पास नहीं है, और सबकी जरूरतों को पूरा करने की, सबकी जरूरतों को पूरी करने की क्षमता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रीजन लैंड डिग्रेड, आपने देखा कि इन वजह से लैंड डिग्रेड करता है। इसके अलावा हम देखेंगे और क्या रीजंस हैं। तो पहला उसमें रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन उसमें है माइनिंग। जानते हैं कि जब हम बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं बियॉन्ड द अर्थ पाए जाते हैं, जमीन के बीनीथ द अर्थ पाए जाते हैं, अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। तो जब उस अर्थ के नीचे पाए जाते हैं तो उसको हमें माइनिंग करना कि थ्रू आउट उसको डिगिंग आउट करना, उसको खोद के हम उसको निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कहीं जगहों पे जो है जहां पे माइनिंग होती है, जब वहां का वो रिसोर्स खत्म हो जाता है तो कंपनियां वहां से चली जाती है, उस जमीन को भरती नहीं है। जैसे आप कहीं गड्ढा कर दिया और गड्ढा जब वो खत्म हो गया, वहां पर रिसोर्स को यूज कर यूटिलाइज कर लिया, फिर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो माइनिंग होती है बहुत बड़े इलाके में होती है, कई किलोमीटर का उसका जो है रेडियस होता है। तो इतने वो किलोमीटर के रेडियस में जो होता है, जब कंपनी वहां की रिसोर्सेज खत्म हो जाती है तो वैसे ही छोड़ के वो चली जाती है, जिसकी वजह से वो इलाका जो होता है, वो पूरी जमीन जो होती है वो अब खेती या कल्टीवेशन के फॉर्म में कभी नहीं आ पाती है। इसके अलावा जहां पे माइनिंग होती है वहां के आसपास के जो इलाके होते हैं, वहां पे जो उसके पार्टिकल्स निकलते हैं, जो आप कह सकते हो कि जो उसके धूल निकलते हैं, या उसके जो नीचे के जो आप कह सकते हो कि जमीन के कोयले के जो पार्टिकल्स निकलते हैं, इससे आसपास के हवाओं के द्वारा जाके आसपास के सॉइल को भी वो डिग्रेड करता है। तो माइनिंग एक रीजन हो गया। दूसरा हो गया ओवर ग्रेजिंग। अभी हमने पढ़ा था कि परमानेंट पॉस्चर और ग्रेजिंग की बात की थी। ग्रेजिंग से क्या होता है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट, अब देखिए आप हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, कनाडा की, मैंने ब्राजील का एग्जांपल दिया था, साउथ अफ्रीका की बात किया था, बहुत ऐसे अमेरिका में ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो चूंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहां पे ग्रासेस जल्दी ग्रो करती है। हमारा का क्लाइमेट क्या है, हम किस जोन में रहते हैं, हम जो है टेम्परेट जोन में रहते हैं, टॉरिड और टेम्परेट हाफ हाफ में रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मैक्सिमम 8 महीने तक, लगभग 6-7-8 महीने तक हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है ना। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ग्रासेस होती हैं इतनी अच्छे से डेवलप जल्दी नहीं हो पाती हैं। आपने देखा होगा दरवाजे के बाहर हमारे जो है गर्मी में धूल उड़ती रहती है, घास नहीं उग पाती है, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम हमारे क्या चूंकि लिमिटेड एरिया 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया था, लगभग 4% के आसपास परमानेंट आपका पास्चर या ग्रेजिंग फील्ड है। तो बार बार ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह में बार बार जब जानवर जाते हैं तो उनके जो हुप्स होते हैं, उन हुप्स से जो है वो कट जाते हैं,
जिससे क्या होता है, जब विंड के थ्रू या वो मिट्टी जो है विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू आराम से जो है इरोडेड हो जाती है, आराम से जो है इरोडेड हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो एक ये रीजन है कि ओवर हम ग्रेजिंग कराते हैं, एक ही जगह तो हमारे पास एरिया है नहीं, तो एक ये भी रीजन है। दूसरा जो है वाटर लॉगिंग, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था साइलाइन वाटर, कि जब वाटर लॉगिंग हो जाए, किसी जमीन पे लंबे समय तक पानी इकट्ठा हो जाए, ठीक ना, या बार बार पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो वो वाटर लॉगिंग कहते हैं, जिससे वाटर की जो कैपेबिलिटी होती है, फर्टिलिटी, वो डिग्रेड होती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इसका एग्जांपल है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, और जो आपके HYVC हाई एल्ड वैरायटी सीड्स आ रही हैं, उनको ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें उसको बार बार इरिगेट करना पड़ता है। पहले क्या आपने देखोगे, पहले अपने दादाजी से पूछोगे तो बताएंगे कि आप पहले के जो गेहूं बोए जाते थे उसको एक बार इरिगेट कर दिया हो जाता था। अब जो है वही गेहूं बो रहे हैं या दूसरे फसलों बो रहे हैं, क्योंकि HYV सीड्स हैं, हाई एल्ड वैरायटी सीड्स हैं, तो उनको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा इरिगेशन चाहिए, लगभग 3-4 बार उसको पानी इरिगेट करना पड़ता है। तो बार बार चूंकि एक ही मिट्टी में बार बार हम जो उसमें पानी दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो है लैंड डिग्रेड कर रही है। तो अब पंजाब जो साइंटिफिक जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे पंजाब हरियाणा, आपने डिस्कस किया था कि पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगभग 80% कल्टिवेटेड एरिया है पूरे हिंदुस्तान का। तो वो धीरे धीरे, चूंकि हम इसको, हमें अनाज भी चाहिए, ओवर प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बढ़ने चलो कि एक तरफ हमें वो भी चाहिए, दूसरी तरफ हमें, इसलिए हमने HIV सीड्स को इम्प्रूव किया है, सीड्स को इम्प्रूव किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके डिमेरिट्स ये है कि अब जो इरिगेशन हम कर रहे हैं बार बार, इससे उन इलाकों में जो है क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी डिग्रेड कर रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेड करने का। जहां पे इंडस्ट्री सेटअप होती है, उसकी बहुत खासकर जहां सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं या मार्बल फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसे जहां पे, या जहां पे कोल माइंस होते हैं, वहां पे आसपास जो इलाके में जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में तैरते हुए मिट्टी के ऊपर जाके जम जाते हैं, जिससे उसके आसपास के एरियाओं के जो है लैंड की फर्टिलिटी डिग्रेड करती है। सो इसके अलावा ये सारे रीजन हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन के रीजन है। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक और लैंड, हमने टोटल लैंड का ले लिया, अब हम बात करेंगे सॉइल। सॉइल भी एक रिसोर्स है। सवाल आता है व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है ना, मिट्टी। तो सॉइल इज द अपर लेयर ऑन द अर्थ। इट इज द अपर लेयर ऑन द अर्थ। मिट्टी के जमीन का जो ऊपरी सतह है उसको हम सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। ऑन द अर्थ कंप्रेसिंग मिनरल्स पार्टिकल्स, इसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। और वो फॉर्म कैसे होते हैं, हमारे पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वो फॉर्म्स कैसे होते हैं, वो ब्रेकिंग डाउन होते हैं। जो रॉक्स, उसका पेरेंट मटेरियल होता है, वो धीरे धीरे टूटता है और टूट के धीरे धीरे वो सिल्ट में कन्वर्ट होता है और तब वो सॉइल फॉर्म होता है। तो फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, वेदर मिनरल पार्टिकल्स। वेदर का मतलब क्या, क्लाइमेट। कि क्लाइमेट भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिस्कस करेंगे किस तरह से करता है। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर, इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म मैटर, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो मरे हुए, जो मर जाते हैं, वो भी सड़ गल के जो है मिट्टी का फॉर्मेशन, वो भी मिट्टी बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर एंड एयर। और इसमें क्लाइमेट, इसका मतलब क्या हो गया कि सॉइल के फॉर्मेशन में आपका जो है पेरेंट रॉक्स शामिल है, इसमें आपका एयर भी है, वाटर भी है, इसका मिनरल्स भी है, इसका डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म भी है। ये सारे मिला के सॉइल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सॉइल किसे कहते हैं, सॉइल इज द अपर लेयर ऑन द अर्थ। ये आप कह सकते हो कि सॉइल इज द अपर लेयर ऑन द अर्थ, कि लैंड की जो ऊपरी सतह है उसको हम सॉइल कहते हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सॉइल की पहली इंपॉर्टेंस है कि हम जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसको हम एज ए सीरियल फॉर्म में, ये डायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स के लिए बात कर ले या अपने खाने के लिए। बहुत सारे ऐसे जिसको हम एज ए प्लांट यूज करते हैं, जैसे आपने कह लिया स्पेनिश है ना, आपका बहुत सारे ऐसी चीजें जिसको हम एज ए प्लांट यूज करते हैं, बहुत सारे उसके सीरियल को यूज करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स को यूज करते हैं, फ्लावर को यूज करते हैं, ये प्लांट्स को यूज करते हैं। तो जो प्लांट जो हमें प्रोवाइड करता है, हमारे फूड आइटम्स प्रोवाइड करता है, वो प्लांट्स कहाँ होता है, आपका सॉइल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा सॉइल और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ना केवल ये प्लांट्स को सपोर्ट करता है, बल्कि प्लांट्स के थ्रू जो हम फूड आइटम्स गेन करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली ये हमें भी फायदा पहुंचाता है। तो ये सॉइल की इंपॉर्टेंस है।
क्लियर। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बनता कैसे। सवाल ये उठता है कि ठीक है सर आपने बताया कि सॉइल जो है अपर लेयर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है, और हमारे यहाँ जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो हमारी एरिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था, इतना माउंटेन है, इतना प्लेटीज और इतना 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है, ठीक ना, और लगभग 27% के आसपास क्या है आपका प्लेट्यूज है, वो हमने डिस्कस किया था। प्लेन्स में हमने डिस्कस किया कितनी कल्टिवेटेड एरिया है, कितनी एरोडेड एरिया हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए सवाल था कि आखिर में सॉइल बनता कैसे है। तो पहला उसका होता है पेरेंट मटेरियल। आखिर में ये बनता क्या, तो एक्चुअली जो इसका पेरेंट मटेरियल होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो है जो हिमालय से या जो पहाड़ों से जो परनियल रिवर्स निकलती हैं वो अपने साथ जो है, चूंकि वो रफ्तार में निकलती हैं तो लगातार उसमें जो है जो पत्थरों से टकराते हुए धीरे धीरे उसको उस जो रॉक्स होती है उसको सिल्ट में कन्वर्ट करते चले जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। एक बड़ा टुकड़ा टूट के निकलता है, फिर वो आगे लड़के थोड़ा उसमें से टूट ब्रेक डाउन होता है, और धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते 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 वो धीरे धीरे शीट में कन्वर्ट होता है। और चूंकि पानी उसको क्या करता है, उस पानी की वजह से उसमें जो है उसमें ह्यूमस आता है और वो जो है सॉइल में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे परनियल रिवर्स नहीं है, लेकिन वहां पे जो है ब्रेकिंग डाउन होता है, जो आपके जो पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उसमें ब्रेकिंग डाउन होते हैं। उस ब्रेकिंग डाउन में क्या है, कई सारी चीजें होती हैं, ठीक ना, जिसमें टेम्परेचर है, आप जो क्लाइमेट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग इलाकों में जो है पेरेंट मटेरियल जो है अलग होता है। कुल मिलाकर अगर पेरेंट मटेरियल की बात करें कोर की, तो रॉक्स जो होते हैं यानी जो रॉक होते हैं, इट इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ द सॉइल। रिलीफ, रिलीफ का मतलब हो गया कि अलग अलग जगहों पे हमारे अलग अलग तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के टेम्परेचर पाए जाते हैं, अलग अलग। रिलीफ का मतलब हो गया कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, ठीक ना, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक ना, कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो इसकी वजह से भी अलग अलग तरह के जो है आपके जो सॉइल, जैसे आप बात करें कि जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, जैसा कि नॉर्थन इंडिया में बारिश होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, ठीक ना, यहाँ पर ये नदियां बहती है, तो हमारे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ज्यादा फर्टाइल पाई जाती है। राजस्थान में चले जाएं तो वहां पे क्या होती है, वहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक ना, वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं लेवल ज्यादा नहीं होता, बल्कि वहां पे ज्यादा एक्सट्रीम हॉट होता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी सिल्ट फॉर्म होता है, वहां पे भी सॉइल फॉर्म होता है, लेकिन उसमें फर्टिलिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक ना। उसी तरह से साउथ इंडिया में चले जाए तो वहां पे भी जो है सॉइल फॉर्म होता है, लेकिन उसमें जो जो आपके नोडल्स होते हैं, यानी कि जो आपके रॉक नूडल्स होते हैं, यानी कि पत्थर के कंकड़ जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो रिलीफ का मतलब हो गया कि ज्योग्राफिकल जो सरफेस है हमारे देश का, यानी कि जो बनावट है वो चूंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट होते हैं, जो आगे डिस्कशन क्लाइमेट होते हैं, इसकी वजह से और बनावट है उसके हिसाब से अलग अलग तरह के सॉइल फॉर्म होते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। अब ये जो है केमिकल प्रोसेस है, आप जानते हो कि किसी भी चीज को गर्म किया जाए और उसी समय जो उसको जल्दी ठंडा कर दिया जाए तो ब्रेक डाउन होता है। ऐसा नेचुरली भी होता है, जब हीटेड अप होता है गर्मी के दिनों में हीटेड अप, तो आपके जो रॉक्स होते हैं वो हीटेड अप हो जाते हैं, और अचानक जब बारिश शुरू होती है तो वो कूल डाउन जल्दी से होता है, जिसकी वजह से वो जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले, जैसे हमने डिस्कस किया कि जहां पर जैसे आपने कहा कि राजस्थान में क्लाइमेट अलग है, हमारी नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, उसी तरह अलग अलग देशों में भी अलग अलग तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट भी नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं, फॉरेस्ट यानी प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहां पे प्लांट्स ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा कि वो पेड़ों की पत्तियां उसमें गिरती हैं, जो नीचे गिरती हैं और धीरे धीरे वो सड़ती हैं लंबे समय तक, और उस सड़ने के बाद जो है पानी उसमें बारिश होती है, फिर टेम्परेचर हीटेड अप होता है, तो वो भी धीरे धीरे उसमें ह्यूमिडिटी ह्यूमस क्रिएट करती हैं और एक सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। तो जहां पे प्लांट्स ज्यादा होंगे, जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जिन एरिया में फॉरेस्ट ज्यादा होंगे, तो बट नेचर तो वहां की जो मिट्टी होगी उसमें ह्यूमिडिटी ह्यूमस ज्यादा पाया जाएगा, नमी ज्यादा पाई जाएगी, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। तो नेचुरल वेजिटेशन जो प्लांट्स है, जो फॉरेस्ट है, प्लांट्स कह लें फॉरेस्ट, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन में। तो आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया वो था लैंड डिग्रेडेशन,
रीजन फॉर द लैंड डिग्रेड क्यों करता है। इसमें हमने बात किया कंजर्वेशन की बात की, महात्मा गांधी के हमने कोट को, उनके स्टेटमेंट को कोट किया हमने कि द अर्थ हैज एनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीबॉडी बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीवन, किसी एक की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है ना। रीजंस क्या है, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, वाटर लॉगिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। सॉइल एज ए रिसोर्स हमने डिस्कस किया, सॉइल किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, है ना, क्यों एज ए रिसोर्स है, ठीक है, हमने इसकी इंपॉर्टेंस क्या हमने डिस्कस किया। सॉइल फॉर्मेशन की हमने बात की, सॉइल फॉर्म कैसे होता है, उसको कहते हैं पैरेंट मैटेरियल में जाएंगे जो कि रॉक होता है ना। रिलीफ फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी नेशन, क्लाइमेट, टेम्परेचर उसमें हो गया, रेन हो गया, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और नेचुरल वेजिटेशन की प्लांट्स। तो ये सारे रीजंस हैं जिसको वजह से आपका सॉइल फॉर्म होता है। अब इस टॉपिक के बाद आपके क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशन ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक ना, व्हाट आर द रीजंस फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के रीजन क्या होते हैं, ठीक ना, वो आप कर सकते हो कि वो डिफाइन द सॉइल, सॉइल किसे कहते हैं इसको आप बता सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, ठीक ना, एंड हाउ द सॉइल इज फॉर्म। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल आपकी इंडिया में कितनी जो है आपके लैंड जो है डिग्रेडेड एरिया, 130 मिलियन हेक्टेयर जो आपका लैंड डिग्रेडेड एरिया है, जिसमें से कितना जो है वाटर इरोडेड है 56% है, कितना जो है फॉरेस्ट इरोडेड है 28% है, कितना जो सैलाइन वाटर है, सैलाइन वाटर के थ्रू जो उसकी फर्टिलिटी चली गई तो 6% है, कितना जो विंड इरोडेड है, विंड के थ्रू इरोशन हुआ है वो आपका 10% है। तो इस चैप्टर में हम इतनी बात आज करेंगे, कल हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन आज से जैसे मैंने कहा कि आप अपने नोट्स की फोटो निकाल के नाम के साथ, जहां फोटो आप अपनी कॉपी निकालोगे जब सेंड करो तो उसके नीचे अपना नाम लिखोगे। बहुत सारे बच्चों के आपके मोबाइल नंबर हैं, ठीक ना, मेरे पास मोबाइल नंबर तो सबके हैं, ठीक ना, लेकिन उस मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मेरे पास तो सबका लिस्ट है ही, ठीक ना, तो मुझे वो करना थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज आप भेजोगे तो मुझे सहूलियत होगी। लेकिन आज शाम तक सबके जो है नोट्स के जो इमेजेस मेरे पास आ जाने चाहिए। सो स्टे एट होम एंड एंजॉय। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।